बड़ी खबर आपको शेखपुरा से बताते हैं, जहां कमिश्नरी बाजार के दुकान में आग लगी है। आग की ऊंची लपटों से दहशत मच गई है। दुकान में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है, यानी आग किस वजह से लगी है इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन तस्वीरें आप घटनास्थल की देखें, जहां पर भीषण आग लगी है। आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी, जिसके बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड टीम को जानकारी दी। मौके पर टीम पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हुई है। और आपको यही बता दें कि दुकान में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें जलकर सब कुछ राख हो गया है। कमिश्नरी बाजार के दुकान में ये आग लगी है। आग की ऊंची लपटों से लोगों में दहशत का माहौल था। बड़ी खबर आपको भागलपुर से बताते हैं, जहां अमडंडा थाने में ब्राउन शुगर पीते युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। और वायरल वीडियो के बाद पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया था, फिर देर रात 32,000 रुपए रिश्वत लेकर छोड़ दिया। वायरल वीडियो में युवक खुद कह रहा है कि उसे पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर 32,000 रुपए लेकर छोड़ा गया। इसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है। अब सबको इस बात का इंतजार है कि इस मामले में थानेदार सहित अन्य पुलिसकर्मी पर एसएसपी क्या कार्रवाई करते हैं। न्यूज़ 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसमें ऑडियो जरूर सुनाई दे रहा है, जिसमें युवक खुद बता रहा है कि पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, लेकिन उसके बाद 32,000 रुपए लेकर उसे छोड़ दिया गया। तो ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं उस युवक की है, ब्राउन शुगर का सेवन करते हुए ये तस्वीर वायरल हुई है। और इस वीडियो में जो युवक है वो ये जानकारी भी दे रहा है कि पहले पुलिस ने उसे पकड़ा, उसके बाद उसे पीटा और बाद में 32,000 रुपए रिश्वत लेकर छोड़ दिया गया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो पर जांच जरूर शुरू हो गई है। और अब सबकी नजर इसी पर है कि आखिर इस मामले में कार्रवाई क्या होती है। जो दोषी पुलिसकर्मी हैं या वैसे पुलिसकर्मी जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया, घूस लेकर छोड़ा है, रिश्वत लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और भागलपुर से खबर सामने आ रही है, जहां ब्राउन शुगर पीते ये 2 युवक का वीडियो वायरल हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बताते हैं। 2 विदेशी नागरिक को एसएसबी ने पकड़ा है। भारत नेपाल मैत्री पुल के पास पकड़ा है। हरैया थाने की पुलिस ने दोनों को दबोचा है। उज्बेकिस्तान देश की 2 महिला गिरफ्तार की गई है। भारत में चोरी चुपके ये दोनों महिलाएं रह रही थीं और भारत से नेपाल जाने की कोशिश कर रही थीं। उसी वक्त एसएसबी के जवानों ने दोनों महिला को हिरासत में लिया है। ये दोनों महिला उज्बेकिस्तान की बताई जा रही है, जो चोरी छिपे भारत में रह रही थी और नेपाल जाने के दौरान दोनों को पकड़ा गया है। वैशाली के बिद्दुपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले दिनों मरीज के परिजनों ने स्वास्थ्यकर्मी के साथ मारपीट की थी, जिसमें एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब इस मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। 19 जून के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक व्यक्ति अचानक स्वास्थ्यकर्मी समलेश कुमार सिंह पर टूट पड़ता है। पीड़ित स्टाफ उस वक्त इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात था। विशुनपुर में एक बच्चा अपने घर में गर्म दाल में गिर गया था, जिसके बाद 15 से 20 लोग उस बच्चे को लेकर अस्पताल आए थे। उसी दौरान किसी बात को लेकर परिजन गुस्से में आ गए और जहां बच्चे का इलाज चल रहा था, दरवाजा तोड़ दिया, फिर मारपीट शुरू कर दी थी। मारपीट के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए थे। इस मामले में एक नामजद मनीष कुमार सहित कई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। पटना से बड़ी खबर है। पीएमसीएच से हटाए जाने पर इस्तीफा दिया है। डॉक्टर एनपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। पद से हटाए जाने से डॉक्टर एनपी सिंह
नाराज थे। स्वास्थ्य मंत्री ने ये कार्रवाई की थी। दरअसल आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की तरफ से पीएमसीएच में निरीक्षण किया गया था और इस दौरान वो अनुपस्थित मिले थे और उसी वक्त वो अपने निजी क्लिनिक पर मौजूद थे जहां मरीज को देख रहे थे। ये आरोप उन पर लगा था। फिर उन्हें बेतिया मेडिकल कॉलेज ट्रांसफर कर दिया गया था। डॉक्टर ने इस कार्रवाई को अनुचित बताया था। बिना शो कॉज कार्रवाई हुई, डॉक्टर का ये कहना है, और अब सरकारी सेवा में नहीं रहना है, डॉक्टर ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के काम करने के तरीके की तारीफ की है और संजय झा ने कहा कि निशांत कुमार बोलते कम हैं, उनका काम बोलता है। उन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छे से स्वास्थ्य विभाग की बारीकियों को समझकर काम करना शुरू कर दिया है और पूरा भरोसा है कि उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग बेहतर काम करेगा और जेडीयू भी अच्छा करेगा। बोलते कम है, उनका काम बोलता है, ये उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है और जितनी संवेदनशीलता से अपना विभाग में काम करना शुरू किए है। इतना बड़ा स्टेट है, इतना पॉपुलेशन है, डॉक्टरों की भी समस्या है, डॉक्टरों की कमी है, पैरामेडिक्स का कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा बना लेकिन वहाँ ज़रूरत है। हर एक चीज़ को देख करके जो काम कर रहे हैं, खास करके उनका जो एक स्टेटमेंट आया है कि जो सदर हॉस्पिटल है, जो ब्लॉक का हॉस्पिटल है, उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, जो वहीं पर इलाज हो जाए, पटना नहीं आना पड़े लोग। जो मेजर ऑपरेशन है, जो मेजर ट्रीटमेंट है, उसके लिए पटना दिल्ली जाना पड़े, वो अलग चीज़ है, स्पेशलाइज्ड कोई ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वो सुविधा उनको वहीं मिल जाए और उस पर वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। उनका नेतृत्व में जेडीयू भी भविष्य में बहुत अच्छा करेगा। 10 सर्कुलर रोड आवास पर छिड़े घमासान के बीच शिफ्टिंग की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। 10 सर्कुलर रोड आवास के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को खोला जा रहा है। बता दें कि भवन निर्माण विभाग की तरफ से पूर्व सीएम राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए 29 जून तक का समय मिला है। उन्हें 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास अलॉट किया गया है। 39 हार्डिंग रोड में भी जोर शोर से तैयारी चल रही है। राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग की तरफ से कई नोटिस मिल चुके हैं, लेकिन लालू प्रसाद के लिए अलग कमरे की मांग वाले पत्र के बाद भवन निर्माण विभाग ने उन्हें बंगला खाली करने के लिए फाइनली 29 जून तक का समय दिया है। और आइए अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि आवास विवाद मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। देखिए, पूर्व सीएम राबड़ी देवी का आवास बदला गया है। 10 सर्कुलर रोड से अब 39 हार्डिंग रोड उन्हें आवास अलॉट किया गया है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राबड़ी देवी को ये नया आवास मिला है। आवास बदले जाने पर सियासत भी खूब हुई, जिसमें आरोप प्रत्यारोप किए गए। राबड़ी देवी ने सरकार को फिर पत्र लिखा और इस पत्र में राबड़ी देवी ने मांग की कि लालू प्रसाद यादव के लिए एक अलग से कमरा 39 हार्डिंग रोड आवास में बनाया जाए, क्योंकि वो पेशेंट हैं। नए आवास में व्यवस्था होने पर ही वो शिफ्ट होंगी, ये पत्र के जरिए उन्होंने बताया। नए आवास में मांग के मुताबिक अब व्यवस्था भवन निर्माण विभाग कर रहा है। 10 सर्कुलर रोड से शिफ्टिंग की प्रक्रिया भी जारी है। विभाग ने 29 जून तक का नोटिस राबड़ी देवी को दिया है। 10 सर्कुलर रोड बंगला को लेकर मंत्री नंदकिशोर राम ने कहा है कि लंबे समय तक राबड़ी देवी उसी बंगले में रहती थी और इसलिए खाली करने में समय लग रहा है। जैसे ही बंगला खाली होगा मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊंगा। सरकार ने नोटिस भेजा है, जल्द ही राबड़ी देवी बंगला खाली कर देंगी। की सेवा उन लोगों ने किया है जो लोग आवास में, और जब वे लोग आवास खाली करेंगे मैं शिफ्ट हो जाऊंगा उसमें जाके। अंतिम नोटिस तो दे दिया, नोटिस के बाद भी कई बार नोटिस मिलने के बाद भी आवास खाली नहीं हुआ। देखिए, जो लोग लंबे समय से कहीं रहते हैं तो कहीं स्थापित होना, फिर वहां से अपने सामान का उठाव करना, दूसरी जगह जाना, उसमें समय लगता है। नोटिस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वे लोग निश्चित ही आवास खाली करेंगे।
बाढ़ से आपको बड़ी खबर बताते हैं। कुख्यात गैंगस्टर सोनू मोनू के पिता और वकील प्रमोद कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसडीपीओ रामकृष्ण के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है और उन्होंने मेडिकल के लिए अस्पताल उन्हें लाया गया, जिसके बाद जेल भेजने की तैयारी है। प्रमोद सिंह काफी समय से फरार चल रहे थे। पुलिस को जैसे ही खबर मिली कि प्रमोद सिंह अपने घर पर हैं, पुलिस की भारी भरकम टीम मौके पर आ धमकी और गिरफ्तार कर लिया। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर विवाद हुआ था और इसी को लेकर बाद में फायरिंग की घटना भी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी, जिसमें एक बाइक भी जब्त की गई थी। लेकिन प्रमोद सिंह ने 15-20 लोगों के साथ मिलकर बाइक को जबरन पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया था, जिसके बाद पुलिस सोनू मोनू के घर छापेमारी करने पहुंची थी। तब घर में घुसने से पहले पुलिसकर्मियों को अपनी तलाशी देनी पड़ी थी, जिसे लेकर भी खूब बवाल मचा था। I have no comment. I haven't falsely implicated in this matter. क्या लगता है कि आप सही हैं? Huh? सही हैं? I have no comment. This matter should be decided before the Lordnet Court. बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने पंजाब चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पंजाब में जनता दल यूनाइटेड के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि एक बड़ा फैसला है, जिसके बारे में पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही अंतिम निर्णय ले सकते हैं। अगर प्रदेश प्रभारी वहां तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करके ही ऐसा कर रहे होंगे। मंत्री ने ध्यान दिलाया कि पंजाब की सिख आबादी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफी प्रभावित है। विशेषकर पटना साहिब में आयोजित प्रकाश पर्व के दौरान हुए भव्य स्वागत के बाद से वहां के लोगों में नीतीश कुमार के प्रति सकारात्मक संदेश गया है। ऐसे में अगर जेडीयू को पंजाब में मौका मिलता है तो वहां की जनता के पक्ष में जरूर विचार करेगी। मसला बहुत बड़ा है और इसके बारे में जो वहाँ के प्रभारी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है, वही लोग बता सकते हैं। और अध्यक्ष अगर वहाँ तैयारी कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि अपने नेतृत्व से बातचीत करके वो तैयारी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी से बहुत प्रभावित हैं और नीतीश कुमार जी के बारे में, नीतीश कुमार जी की पार्टी के बारे में जब वहाँ पर मौका मिलेगा तो हमको लगता है कि जरूर विचार करेंगे जो हमारे अध्यक्ष का। पूरे ताम झाम के साथ चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच 21 जून को नीट की परीक्षा दोबारा ली गई, लेकिन इस बार फिर सॉल्वर गैंग की सेंधमारी से ये परीक्षा बच नहीं सकी। लखीसराय में सिस्टम सेंध लगाकर सॉल्वर गैंग के सदस्य परीक्षा हॉल तक पहुंच गए। हालांकि लखीसराय पुलिस ने इस मामले में उसी दिन 9 फर्जी छात्रों के साथ कुल 30 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, जिनमें बायोमेट्रिक जुड़े लोग भी थे। अब इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए जांच चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने एसआईटी गठित की है। ईओयू के डीआईजी के नेतृत्व में 12 सदस्यों की ये जंबो टीम बनाई गई, जो परीक्षा में फर्जीवाड़े से जुड़े एक-एक सेटर की कुंडली खंगालेगी। में हुए धांधली के बाद एक बार फिर से री एग्जाम 21 जून को लिया गया, लेकिन 21 जून को हुए री एग्जाम में भी बिहार के लखीसराय से जो तस्वीर निकल के सामने आई वो चौंकाने वाली है। और लगभग सॉल्वर गैंग के लगभग 9 लोग जो है अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए, जो सॉल्व किए थे दूसरे के जगह पे परीक्षा दे करके। री एग्जाम में भी ये धांधली जो है वो सवालों के घेरे में बड़ा सवाल खड़ा करता है। और साथ साथ इस मामले में अब जो जांच का दायरा है वो आर्थिक अपराध इकाई ने बढ़ा दिया है। अभी फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एडीजी जो है उन्होंने एसआईटी का एक गठन किया है और ये एसआईटी जो है वो डीआईजी के नेतृत्व में गठन किया गया है। आपको बता दें कि इसमें कुल 12 लोग जो है एसआईटी की टीम बनाई गई है और ये तमाम 12 लोग एसआईटी की टीम जो है वो मिल करके री एग्जाम में हुए जो धांधली है, जो फर्जीवाड़ा है, उसकी पूरी जांच जो है वो अब करेंगे। इस पूरे जो एसआईटी की जो टीम है उसमें एक डीआईजी है, एक एसपी रखे गए हैं, 5 डीएसपी हैं और 5 जो है इंस्पेक्टर रैंक के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे इसमें शामिल किए गए हैं। ये तमाम लोग जो हैं, ये जितने भी अभ्यर्थी ने एग्जाम दिया था उसका रोल नंबर जो है वो एनटीए को भेज रही है और आज से ये कार्रवाई शुरू हो रही है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं उसका नाम, एड्रेस पता करके और उन सभी को यहाँ पे नोटिस दिया जाएगा पूछताछ के लिए। सभी अभ्यर्थियों के पास जो है वो एसआईटी की टीम पूछताछ करेगी। अगर वो एसआईटी के पूछताछ के लिए जो नोटिस भेजेगी और अगर
वो अभ्यर्थी अगर वहां पे शामिल नहीं होते हैं पूछताछ के लिए, तो सभी लोगों के घर जो है वो एसआईटी की टीम जो है वो जाएगी और उसके बाद उससे पूछताछ होगी। इस मामले में आपको बता दूं कि एसआईटी की जो टीम गठित की गई है, ये आज से ये काम शुरू कर रही है और उसके साथ साथ जो सॉल्वर गैंग है उसमें भी जो 9 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, उनसे भी इस पूरे मामले में जो है वो पूछताछ किया जाएगा। और खास करके इस मामले में सबसे बड़ा सवाल है कि जो यहाँ पे बायोमेट्रिक में जिस तरीके से गड़बड़ियां की गई, बायोमेट्रिक के जरिए दूसरे लोगों को यहाँ पे बायोमेट्रिक लगा करके और अभ्यर्थियों को उसके जगह पे बैठाया गया, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। इतनी पुख्ता व्यवस्था के बाद भी बिहार में लखीसराय में जो सेंधमारी हुई है, इसे लेकर के सबके जो है होश उड़े हुए हैं। अब इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई जो है वो बायोमेट्रिक में गड़बड़ी करने वाले जो लोग हैं, पूरी जो टीम है, उससे भी पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा खुलासा जो है वो हो सकता है और आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले में एक बड़े नेटवर्क का खुलासा जल्द करेगी। कैमरा पर्सन संत के साथ रविश नारायण, न्यूज 18 पटना। और अब आपको लखीसराय में गिरफ्तार फर्जी उन 9 छात्रों के नाम भी बता देते हैं जो सॉल्वर गैंग के सदस्य थे और दूसरे छात्र के लिए परीक्षा देने पहुंचे थे। जल्दी से आपको नाम जान लीजिए। देखिए, संजीत कुमार यानी ये छात्र था संजीत कुमार, जिसकी जगह पर मंतोष कुमार एग्जाम देने पहुंचा था। मंतोष कुमार MBBS 4th ईयर NJMCH का छात्र है। दूसरा नाम है प्रभात अमन का। प्रभात अमन की जगह विवेक कुमार एग्जाम देने पहुंचे थे और MBBS 4th ईयर ANMMCH के ये छात्र हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे छात्र के बारे में। इनका नाम है शुभम कुमार वर्मा। तो शुभम कुमार वर्मा की जगह हिमांशु कुमार एग्जाम देने पहुंचे, जो 1st ईयर GMC सतना के छात्र हैं। इसके अलावा बात करते हैं अब चौथे छात्र के बारे में, जिसका नाम है ईशान सिंह। ईशान सिंह की जगह पर सौरभ जीझा एग्जाम देने पहुंचे थे। सौरभ जीझा MBBS 4th ईयर एम्स रायबरेली के छात्र हैं। यानी आप देख रहे हैं कि एक दूसरे की जगह पर एग्जाम देने पहुंचा गया था। उसके बाद पांचवी जो छात्र है मधुप्रिया, तो मधुप्रिया की जगह पहुंची थी कौन? पूनम कुमारी। पूनम कुमारी जो BSc नर्सिंग BHU की छात्र हैं, ये एग्जाम देने के लिए प्रिया की जगह पर पहुंची थी। और उसके बाद अक्षत दुबे। अक्षत दुबे की जगह पर अमन अग्रवाल एग्जाम देने पहुंचे थे, जो MBBS इंटर्न दिल्ली में है और ये एग्जाम दे रहे थे। इसके बाद बात कर लेते हैं निरंजन की। निरंजन की जगह कौन पहुंचा था? रोशन कुमार। तो रोशन कुमार जो कि फार्मा 4th ईयर NMCH के छात्र हैं, ये एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे। और फिर बात कर लेते हैं, तो ये टोटल 9 जो ऐसे छात्र हैं और इन सभी 9 छात्रों की जगह पर दूसरे छात्र एग्जाम देने पहुंचे हुए थे। अब सॉल्वर गैंग से जुड़ा बहुत खुलासा भी हो रहा है। खबर आपको आरा से अब बताते हैं, जहां बिलौटी गांव में भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले में परिजन लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं और घटना के 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन परिजनों को अभी भी भरत की मौत के बाद कोई भरोसा नहीं मिल पाया है। परिजनों के आवेदन पर शाहपुर थाने में संबंधित पुलिस पदाधिकारी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इससे भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी केवल खानापूर्ति बता रहे हैं। और आपको यही बता दें कि इस मामले की जांच के लिए कल रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा भी बिलौटी गांव पहुंचे थे। हालांकि परिवार के लोग अब भी सख्ती से जांच की मांग कर रहे हैं। को लेकर के परिजनों पर जो FIR दर्ज किया गया था उसको वापस ले लिया गया है और हमारे साथ भरत तिवारी के पिताजी मौजूद हैं। ये बताइए कि जो पुलिस ने FIR दर्ज किया था परिजनों के ऊपर, उसको वापस ले लिया, अब कितना न्याय की उम्मीद है? न्याय तो मिलेगा हमको। उम्मीद है? उम्मीद है नहीं, जनता है वही लोग सब कर रही है। जो जनता के मान होगा वो हमको भी मान है। गांव वालों पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, 3 मुकदमा दर्ज किया गया था। तो ये मौखिक कहा गया है, मुझे लिखित नहीं मिला। अच्छा, लिखित नहीं मिला? जी नहीं। अच्छा, जब लिखित मिलेगा तब तो जानेंगे। तो DIG साहब भी आए थे, SP साहब भी आए थे, तो क्या बोले? आपसे बातचीत हुई तो क्या बोले? और थोड़ा बहुत बात हुआ, बोले कि जो मुकदमा गाँव वाले और आप लोग को हुआ है उसको आपस में ले लिया गया, उसको मुकदमा नहीं है, लेकिन हमको लिखित नहीं मिला है। लिखित हमको मिलना चाहिए। फेसबुक के माध्यम से देखे होंगे, तो फेसबुक के माध्यम से घोषणा किया गया है कि यदि 15-20 दिन के अंदर मैंने श्राद्ध क्रम श्राद्ध क्रम तो 2-4 दिन में है ही है, उससे आगे भी बढ़ सकता है। जो समिति का मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो गठन किया गया है, कुछ न्याय नहीं होता है तो अगला स्टेप
विधानसभा घेराव होगा? पंचायत महासभा निर्णय करके क्या कदम उठाया जाएगा वो आप लोगों को सूचना दे दीजिए। देखिए, हम तो थाना में गए, वहाँ सुबह में हमको वहाँ पर बंदी बना लिया गया। सुबह से लेके 7 बजे मैंने शाम तक हम तो वही हम 7 बजे हमको छोड़ा गया, उसी पर बंदी बनाए गए थे, वहीं पर थे हम। आने पर यहाँ पर हमको सब कुछ जानकारी तो क्या मांग है आपका अब क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? देखिए, ये जो हमारे कप्तान साहब हैं वो लोग सब लोग तो वही लोग का उद्देश्य से सब क्या हुआ है नहीं हुआ है, वो कप्तान है वो हमारे, तो मान लीजिए उसी में वही जांच करेंगे क्या करेंगे। तो इनको रेंज से दूसरी रेंज में इनको दिया जाए, कोई दूसरी एसपी को यहाँ पर नियुक्त किया जाए ताकि हमारे सही प्रभावित नहीं। हाँ आगे बिल्कुल देखिए, ये हमारे साथ मौजूद थे जो भरत तिवारी हैं, उनके पिताजी काशीनाथ तिवारी, और उनको जो है उनका कहना है कि मौखिक तौर पर आदेश दिया गया है कि उनके ऊपर दर्ज किए गए मुकदमे को वापस ले लिया गया है, लेकिन जब तक ये लिखित में नहीं आता है उनको विश्वास नहीं होगा। तब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो परिजन है उनको इस मामले में कब न्याय मिल पाता है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, बिलौटी, भोजपुर। तो भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग अभी भी जारी है। महापंचायत होने के बाद भी दूसरे प्रदेश से लोग भरत तिवारी के घर पहुंच रहे हैं और एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। संवाददाता चंदन कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 17 जून 2026 जिस दिन इसी बिलौटी गांव के जवैनिया गांव के विस्थापित लोगों के बसाए गए स्थान पर युवक भरत तिवारी की पुलिस इनकाउंटर में मौत हो गई थी। 9 दिन बीत चुके हैं, स्थितियां अभी भी वही हैं और परिजन लगातार जांच की मांग कर रहे हैं, भरत को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। पूरा परिवार इस घटना के बाद सदमे में है। मां की आंखें जो है वो आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है और जो परिजन हैं वो लगातार जांच की मांग कर रहे हैं, भरत को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं और लोगों का लगातार आने जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। सभी लोग एक ही मांग कर रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण है, परिजन हो या कोई और हो, सभी लोगों का साफ तौर पर यही मांग है कि भरत तिवारी को न्याय मिले, क्योंकि सरेंडर करने के बाद जिस तरह से भरत तिवारी को पुलिस ने गोली मार दी थी, उसको लेकर लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लोगों का तांता लगा हुआ है घर पर और हर रोज़ लोगों के आने का सिलसिला जारी है। यही वो भरत तिवारी का घर है जहाँ की यहाँ एक वीडियो वायरल होता है, उसके बाद तभी खुलासा हो पाएगा। क्या कहेंगे, क्या मांग कर रहे हैं इस मांग? देखिए, पहली मांग यह है कि सीबीआई जांच होगा तभी खुलासा होगा। हम लोग बनारस से आए हैं 10-15-22 को, कल रात से हम लोग निकले थे 7 बजे, 4 बजे भोर में पहुंचे हैं। बनारस से आए हैं? बनारस से हम लोग आए हैं। न्याय की मांग कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। और इसमें जितने भी अधिकारी, जितने भी सिपाही, दरोगा जो भी सम्मिलित हैं, सबको 302 के मुकदमा लिख के इन लोगों को जेल भेजा जाए। तो बिल्कुल देखिए, ये लोग हैं जो बनारस से आए हुए हैं और उनका साफ तौर पर मांग है कि भरत तिवारी को न्याय मिले और जो है उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। लगातार लोग इसकी मांग कर रहे हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, बिलौटी, भोजपुर। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचार पर सरकार का पक्ष रखा है। एनसीईआरटी की पुस्तकों में चुनाव आयोग की भूमिका शामिल किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार का शिक्षा विभाग भी इसे राज्य में लागू करेगा ताकि बच्चे देश में सरकार बनाने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझ सके। बहुत ही प्रभावी है और नई शिक्षा नीति का पूरा आधार एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के हर पुस्तकें हम बिहार में लागू करने वाले हैं। इसीलिए एनसीईआरटी जिन विषयों को भी संप्रेषण करेगी वो समझ लीजिए कि आगे आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आवश्यक होगी। चुनाव आयोग की पारदर्शी भूमिका को उन्होंने समाहित किया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है।